बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। फिर आलिया के ससुराल से फ़ोन आया था। वो शादी की तारीख तय करने का कह रहे थे, तो मैंने कहा ज़फ़र आएंगे तो उनसे मशवरा करके बता देंगे। फ़ायज़ा ने ज़फ़र को कहा तो ज़फ़र कुछ सोच में पड़ गया। तुम उन्हें अगले जुमे बुला लो। मगर ज़फ़र उनकी बातों से लग रहा था कि वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। फ़ायज़ा बोली, देखें ज़फ़र, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, आपको तो मालूम है। फ़ायज़ा ने फिर कहा, तुम फ़िक्र मत करो, इंशाअल्लाह आलिया ज़रूर अपने घर की हो जाएगी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरी उम्र उस वक्त 32 साल थी। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दिलवाई। ना सिर्फ तालीम बल्कि आमूर ख़ानादारी में भी मैं अपना जवाब नहीं रखती थी। साथ ही सोमो सालात की पाबंद भी हूँ। जब मेरी शादी की उम्र थी तो रिश्ता सिर्फ जहेज़ के मामलात पर आके रुक जाता था। अब जबकि हालात कुछ बेहतर हुए थे तो मेरी उम्र हमारे घर के दरवाज़े पर अच्छे रिश्तों को दस्तक न देने देती। हालांकि मेरी अम्मी ने बहुत सू को कह रखा था। मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि अम्मी सबसे मेरे रिश्ते की बात करें। दरअसल ये बात अम्मी को भी कहाँ पसंद थी, मगर मेरी बढ़ती उम्र ने उनको मजबूर कर दिया था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रिश्ते ने मेरी किस्मत पर दस्तक दी। महबूब 39 साला शख्स था। उसकी पहली बीवी एक हादसे में जाँ बहक हो चुकी थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। घर में सिर्फ उसकी एक माँ थी। रुपए पैसे की कमी तो नहीं थी, लिहाजा मेरे लिए इससे मुनासिब रिश्ता मिलना मुमकिन नहीं था। सो मैंने हाँ कह दी। अगले हफ्ते महबूब और उसकी वालिदा आए। 1 महीने बाद की तारीख तय करके चले गए। कहते हैं कि जब नीयत साफ़ हो तो सारे मामलात बखूबी तय हो जाते हैं। 1 महीने बाद मैं ब्याह कर ससुराल आ गई। छोटे मकान में रहने की आदत की वजह से मुझे इस महल नुमा घर के माहौल में ख़ुद को ढालने में थोड़ा वक्त लगा। मेरी सास काफ़ी खामोश तबीयत की मालिक थीं, मगर मैं उनकी भरपूर खिदमत करती थी। महबूब ने भी मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा। आलिया, ओ मेरी प्यारी आलिया, देखो मैं ये तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैंने बहुत से जवाब दिए मगर सब गलत साबित हुए। भाई मैं तो थक गई, अब आप ही बताइए क्या लाए हैं मेरे लिए। चलो तुम खुद ही देख लो। महबूब ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी। फ़ायज़ा ने ज़फ़र से कहा, अरे नेकबख्त, अल्लाह के हुक्म से अच्छी ही होगी, बस तुम उसके हक़ में हमेशा दुआ करती रहो। ज़फ़र ने कहा, कभी कभी तो ये ख्वाब सा ही लगता है। कहाँ हम उसके रिश्ते के लिए फ़िक्रमंद हो रहे थे और देखे अल्लाह ने कैसा करम किया कि मेरी बच्ची आन की आन अपने घर की हो गई। मैंने एहतियात से लिफाफा खोला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। महबूब, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना अच्छा तोहफ़ा देंगे। ये कहकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे इसमें रोने की क्या बात है आलिया, ये अमेरिका के टिकट हैं। हम हनीमून पर जाएंगे और वहाँ खूब घूमें फिरेंगे। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। ये कहकर महबूब मुस्कुरा दिए। महबूब, क्या मैं अम्मी को इस बारे में बता दूं? मैंने पूछा। हाँ बता दो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैंने अम्मी को फ़ोन करके हनीमून के बारे में बता दिया। महबूब ने मुझे हर वो खुशी दी जिसकी कोई भी औरत ख्वाहिश करती है। हनीमून से वापसी के बाद भी हम अक्सर कहीं न कहीं घूमने जाते। ज़िंदगी खुशगवार हो गई थी। कभी हम बाहर खाना खाते और वो बहुत कुछ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ज़िंदगी की हर आसाइश मुझे मैसर थी। एक दिन महबूब दफ्तर से लेट आए तो काफ़ी परेशान थे। मैंने वजह पूछी तो टाल गए। मैं समझी कि काम की कोई परेशानी होगी। मैंने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की। उस रात उन्होंने ढंग से खाना भी नहीं खाया। रात को मेरी आँख खुली तो देखा वो कमरे में नहीं थे। मैं समझी कि बाथरूम में होंगे, मगर बाथरूम की लाइट भी बंद थी। मुझे कुछ फ़िक्र हुई। मैंने 1-2 कमरों में देखा पर वो वहाँ भी नहीं थे।
अब तो मेरी परेशानी बढ़ गई। मैं कमरे के साथ मुتصل गैलरी में गई तो देखा वो नीचे लॉन में खड़े थे और सिगरेट पी रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि आज तक मैंने उन्हें सिगरेट पीते नहीं देखा था। खैर, मैंने ज़्यादा रोक टोक करना मुनासिब नहीं समझा और आकर लेट गई। कुछ देर बाद वो आए तो मैंने उनसे पूछा, ऐसी क्या वजह हो गई जो आपने इस बुरी आदत को अपने मुंह से लगाया? मगर वो कुछ नहीं बोले। अगले रोज़ फिर वही हुआ। वो दफ्तर से आए, बिना खाना खाए ही सो गए। मैं उनके पास गई तो कहने लगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज उनकी नज़रों में अजीब सी बेचैनी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। और फिर तो ये मामूल ही बन गया। मेरी आंख खुलती, मैं देखती कि वो कमरे में नहीं हैं। घड़ी पर नज़र डाली तो देखा 3 बज रहे थे। मैं फ़ौरन गैलरी में गई पर वो मुझे आज वहाँ भी नज़र नहीं आए। मैं आकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने देखा वो नींद में चलते हुए कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि सुनूं वो क्या कह रहे हैं, मगर मैं बराबर से सुन नहीं पाई। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया। वो बिस्तर से गायब रहते, कभी कहाँ सोए मिलते, कभी कहाँ। एक बार तो बाथरूम में सोते मिले थे। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी। मैंने अपनी सास से इस बारे में ज़िक्र किया, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने मुझे ही मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। मैं अपने वालिदैन को महबूब की हालत बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब तो महबूब अजीब अजीब बातें करने लगे। एक रात वो बिस्तर पर नहीं थे। मैं उन्हें ढूंढने निकली तो मुझे एक कमरे से उनकी आवाज़ आई, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। मैं जब वहाँ पहुँची तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। उन्होंने अपने हाथ में छड़ी उठा रखी थी। मुझे देखते ही बोले, चली जा डायन, चली जा यहाँ से। ये कहते कहते वो बेहोश हो गए। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाकर कमरे में लाई। मेरी सास से कुछ कहना ही बेकार था। उन्होंने तो मुझे ही कोसना था। अब जो करना था मुझे ही करना था। महबूब ने दफ्तर जाना छोड़ दिया। एक रात मुझे महबूब के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो हस्बे मामूल वो कमरे में नहीं थे। आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी। फिर अंदाज़ा हुआ कि बेड के नीचे से आवाज़ आ रही थी। मैंने डरते डरते बेड के नीचे झांका तो वो वहीं थे। मुझे देखकर बोले, चली जा डायन, अपने घर चली जा। तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है? मैंने बहुत प्यार से उन्हें बुलाया तो वो बच्चों की तरह बाहर आ गए, मगर फिर वही हालत। अब मैं थक चुकी थी, मगर अपने महबूब शौहर को इस हालत में छोड़ भी नहीं सकती थी। फिर मैंने एक दिमागी अमराज के डॉक्टर से रुजू किया। उन्होंने चेकअप करवा कर कहा, वैसे तो कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन मैं कुछ टेस्ट लिख कर दिए दे रहा हूँ, आप करवा लीजिएगा। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सब टेस्ट करवा लिए, मगर सभी नॉर्मल थे। बाज़ दफ़ा तो वो खुद 2-2 दिन तक कमरे में बंद कर लेते खुद को। एक रात मेरी आँख खुली तो फिर मुझे अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगीं। मैंने देखा महबूब सो रहे थे। मैं उठी और कॉरिडोर में गई। वहाँ मुझे लगा कि कोई मेरे साथ साथ ही चल रहा है। मैं डर गई, वापस कमरे में आकर दबक कर सो गई। फिर मुझे उस नादीदा हस्ती का हर जगह एहसास होने लगा। मैं वैसे ही अपने शौहर की वजह से परेशान थी और अब ये नई मुसीबत आन पड़ी थी। अब तो वो खुद से बातें भी करने लगे थे। उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। मैंने महबूब के रिश्तेदारों, दोस्तों से उनके बारे में मालूम करने की कोशिश की कि शायद कुछ ऐसी बात पता चले जिससे उनकी हालत सुधारने में मदद मिले, मगर सब बेसूद, कुछ हासिल न हो सका। उस रात एक दिल दोष चीख से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो महबूब कमरे में नहीं थे। मैं उन्हें ढूंढती हुई बाहर निकली। मुझे सास के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं उनके कमरे में गई तो जो मंजर मैंने देखा वो मुझे खौफज़दा करने के लिए काफ़ी था। महबूब के हाथ में खंजर था और उसने पे मेरी सास पर वार करके उन्हें ख़त्म कर दिया। मैं हिम्मत करके बाहर निकली, बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गई। वो रात बहुत भयानक और खौफनाक थी। सुबह होते ही मैंने पुलिस को फ़ोन किया। वो महबूब को ले गई। सास की तदफीन के बाद महबूब पर केस चला और अदालत ने उन्हें पागल करार देते हुए पागलखाने मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। अब मैं इस महलनुमा घर में क्या करती? मैंने घर को बंद किया
اور والدین کے گھر آ گئی۔ وہاں ایک روز مجھے ایک فون آیا، کیا آپ عالیہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ وہ میرے دوست سے معلوم پڑا ہے کہ آپ کو محبوب کے بارے میں کچھ جاننا ہے، تو میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ اس نے جو باتیں بتائیں سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اگلے روز میں نے امی سے وہ سب باتیں کہیں جو اس شخص نے مجھ سے کہی تھیں۔ امی سے پوچھا، آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کام کرے؟ امی مجھے لے کر ایک بابا کے پاس گئیں۔ ہم نے انہیں سب تفصیل بتائی۔ پھر ہم انہیں لے کر ایک بوسیدہ سے مکان میں گئے جو کافی سالوں سے ہی بند لگتا تھا۔ ہم نے تالا توڑا اور اندر گئے۔ وہاں مکڑی کے جالے اور گرد و غبار کے انبار تھے۔ پھر کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد ہمیں کمرے میں وہ سامان نظر آ گیا جو جادو ٹونے کا سامان تھا۔ بابا نے پورے کمرے پہ نظر دوڑائی اور کچھ پڑھنے لگے۔ کہا، اس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ دراصل محبوب کی پہلی بیوی کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی تھی، وہ جادو ٹونا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا عمل الٹا پڑ گیا اور ایک شیطان جنزادی نے اس کی جان لے لی۔ پھر محبوب کے پیچھے پڑ گئی، وہ اسے ہر جگہ نظر آتی تھی۔ محبوب اصل میں تمہیں ڈائن نہیں کہتا تھا، بلکہ اس شیطانی جنزادی کو کہتا تھا جو ہر وقت اس پر سوار رہتی تھی۔ وہ مجھے گھر سے جانے کو نہیں کہتا تھا، بلکہ اسے کہتا تھا، اور اسی وجہ سے محبوب نے اپنی ماں کا بھی قتل کر دیا تھا، کیونکہ اسے اب کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے اس شیطان جنزادی کے۔ ہم بابا کو لے کر پاگل خانے گئے۔ وہاں وہی الفاظ وہی دہرا رہا تھا، چلی جاؤ ڈائن، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ بابا نے کہا، اگر ہمت ہے تو میں آپ لوگوں کو ڈائن دکھا سکتا ہوں۔ ہمارے اصرار پر بابا نے کچھ پڑھ کر محبوب کی طرف پھونک دیا۔ پھر جو منظر ہم نے دیکھا وہ خدا کسی کو نہ دکھائے۔ ایک انتہائی مکروہ شکل والی عورت محبوب سے چمٹی ہوئی تھی۔ مجھ سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ میں آج بھی والدہ کے گھر ہوں اور سوچتی ہوں، جادو ٹونا کر کے اس عورت کو کیا ملا؟ اس نے اپنی بھی جان گنوائی اور ساتھ ہی میری خوشیوں کو بھی لے ڈوبی۔ میں اپنے شوہر کو پاگل خانے سے لے بھی آؤں تو انہیں قانون کی گرفت سے کیسے چھڑا پاؤں گی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔